आज की हॉरर स्टोरी बिहार के 3 दोस्तों की है जो कि आईआईटी की तैयारी करने के लिए कोटा आते हैं और कैसे एक फेलियर उन तीनों की जान का दुश्मन बन जाता है और आखिर वो इससे बच पाते हैं या नहीं, जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रशांत कौशिक आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। बिना टाइम गंवाए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये कहानी है 3 दोस्तों की जिनका नाम था रवि, श्याम और मनोज। ये तीनों बिहार के बेगूसराय के रहने वाले थे और तीनों 12th पास करने के बाद आईआईटी की तैयारी करने का सोच रहे थे। ये तीनों एक मिडिल क्लास घर के थे और इनके माँ बाप चाहते थे कि ये आईआईटी क्लियर करके एक अच्छा इंजीनियर बने और घर की स्थिति को थोड़ा सुधारें। इसलिए इन तीनों के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि 12th के बाद इन तीनों को कोटा भेज दिया जाएगा और वहाँ जाकर ये आईआईटी जेईई की तैयारी करेंगे। तो फिर ये घर से थोड़े से पैसे लेके अपनी कोटा की ट्रेन पकड़कर कोटा पहुँच जाते हैं और वहाँ ये एक अच्छी सी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं और एक कमरा किराए पे लेते हैं जिसमें ये तीनों रहते हैं। एक्चुअली ये घर होता है जिसमें फर्स्ट फ्लोर पे ये इनका कमरा होता है और ग्राउंड फ्लोर पे दूसरे टेनेंट रह रहे थे। टोटल 2 ही कमरे होते हैं इस पूरी बिल्डिंग में। नीचे जो रह रहे थे वो भी स्टूडेंट ही थे। ऊपर वाले कमरे में ये तीनों रहते हैं और तीनों के अलग अलग बेड होते हैं। तो अपना सामान जमा कर ये तीनों सेटल हो जाते हैं और अपनी डेली लाइफ यानी कि कोचिंग जाना और पढ़ाई करना इन सब में लग जाते हैं। अब मैं इन तीनों के नेचर की बात करता हूँ। इन तीनों के नेचर, मनोज थोड़ा डरपोक टाइप का था और वो बहुत जल्दी हार मान जाता था। अगर उससे कोई भी चीज़ एक बारी में नहीं होती है तो वो सोचता था कि ये चीज़ वो कर ही नहीं पाएगा, उसके लिए एक इम्पॉसिबल टास्क है। बाकी रवि और श्याम दोनों बहुत चिल थे, मेहनती थे, पर किसी भी चीज़ को दिल पे नहीं लगाते थे। मतलब अगर होता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। तो इस तरह से तीनों का कैरेक्टर था जिसमें मनोज बहुत डरपोक टाइप था और बाकी दोनों बहुत चिल थे और मस्त आदमी थे। फिर लगभग 1 साल तैयारी करने के बाद उनका आईआईटी जेईई का प्री का एग्ज़ाम आता है। तीनों बहुत मेहनत करते हैं और बहुत शिद्दत से अपना एग्ज़ाम दे के आते हैं। एग्ज़ाम देने के कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ महीने बाद, उनका जब रिज़ल्ट आता है तो रवि और श्याम का तो प्री हो जाता है, लेकिन मनोज पता नहीं कैसे फेल हो जाता है। ये बात देखकर मनोज बहुत ज़्यादा दुखी होता है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। रवि और श्याम उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर आप तो जानते हैं जब खुद का ना हो और दोस्तों का हो जाए तो बहुत ही दुख होता है। ये एक नेचुरल फीलिंग है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। लोग कहेंगे कि आपके दोस्तों का हो गया है, आप खुश हो, लेकिन अगर आपका ना हो और आपके दोस्तों का हो जाए तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप थोड़ा पीछे रह गए। तो इसी फीलिंग के साथ मनोज जी रहा था। वो सोच रहा था कि उसका कुछ नहीं हो पाएगा और रवि और श्याम उसे छोड़कर आगे निकल जाएंगे, वो यहीं रह जाएगा। पर रवि और श्याम उसे समझा रहे थे कि कोई बात नहीं, तो ड्रॉप आउट ले ले, 1 साल और तैयारी कर और मेहनत कर, अगली बार हो जाएगा। पर मनोज इस बात को समझने को तैयार नहीं था। वो तो अलग ही धुन में था, वो तो डिप्रेस था। वो पूरा दिन अपने बेड के एक कोने में सर झुकाकर बैठा रहा। कभी वो लेट जाता, मुँह दीवार की तरफ मुंह करके रोता, कभी बाथरूम में जाके बैठकर रोता। और ऐसा करते करते रवि और श्याम उसे नोटिस कर रहे थे, पर वो भी क्या करते, उन्होंने जितना समझाना समझा लिया। अब मनोज समझने को तैयार नहीं था तो वो क्या कर सकते हैं। इन्हीं शब में जब शाम हो जाती है तो रवि और श्याम खाना खाने के लिए कैंटीन जाने की तैयारी करते हैं और मनोज से भी पूछते कि चल रहा है तू खाना खाने। तो मनोज बोलता है कि मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जा रहा, तुम लोग जाओ, मैं आराम करना चाहता हूँ और अपनी पढ़ाई भी करनी है मुझे। तो ये सुन तो ये सुनकर रवि और श्याम चले जाते हैं, सोचते हैं कि शायद इसका मन ना हो, और बाहर आके दोनों बात करते हैं कि चलो हम खाना खा लेते हैं और इसका खाना पैक करा के हम ले आएंगे और इसे खिला देंगे। और यही सोचकर दोनों खाना खाने निकल जाते हैं और खाना खाने के बाद मनोज का खाना पैक करा कर दोनों घर लौटते हैं। करीब रात के 8 बज जाते हैं। 8 बजे जब वो घर में एंटर करते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और मुंह भी खुला रह जाता है। वो देखते हैं कि सामने पंखे पे मनोज लटक के मर चुका है और उसने अपनी चादर, जो वो उसकी बेडशीट थी, उसकी मदद से वो लटक कर मर जाता है। ये देखकर दोनों बहुत शॉक हो जाते हैं। आखिर मनोज ने ऐसा क्यों कर लिया? ये तो बहुत छोटी सी बात थी, मनोज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो सीन ऐसा था, जो बेड है वो तीनों कोने पर है और सेंटर में मनोज की लाश अपनी चादर की मदद से, जो कि सफ़ेद थी, लटक रही है और उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी और आंखें खुली हुई थी। यह देखकर रवि और श्याम दोनों घबरा गए। उन्होंने तुरंत मनोज की लाश पंखे से उतारी और रूम के बिल्कुल सेंटर में उसे लेटा दिया। इसके बाद उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया और उनके घर वालों को भी कॉल किया और एम्बुलेंस की मदद से
मनोज की लाश वो दोनों अपने घर बेगूसराय लेके चले गए और वहाँ पर उसका अंतिम संस्कार किया। और मनोज का अंतिम संस्कार करके रवि और श्याम वापस कोटा के लिए निकल पड़ते हैं भारी मन से। और वो इसी सदमे में होते हैं कि मनोज ऐसा कदम उठा लेगा, उन्होंने सोचा नहीं था। और आखिर वो उसी कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर वो तीनों पहली बार आए थे और तीनों साथ रहते थे, लेकिन अब सिर्फ दो थे। क्या सच में सिर्फ दो बचे थे? इस बात का जवाब धीरे धीरे उन दोनों को मिल जाएगा। अब उन्हें आए हुए एक हफ्ता हो जाता है और वो धीरे धीरे अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं और मेंस की तैयारी में दिल जान से लग जाते हैं। और कहीं ना कहीं वो मनोज को पीछे थोड़ा भूल जाते हैं और अपनी तैयारी में बिजी हो जाते हैं। फिर एक रात 2 बजे रवि और श्याम सो रहे थे, तब शाम को बाथरूम आती है और वो उठकर टॉयलेट की तरफ जाने को खड़ा होता है। टॉयलेट थोड़ा रूम से बाहर था और लगभग 10 मीटर दूर था, और जो पूरा कॉरिडोर था उसमें लाइट नहीं थी और जो टॉयलेट था वो वेस्टर्न था। तो जैसे ही शाम रूम से बाहर निकलता है वो देखता है पूरा अंधेरा, बस चांद की रोशनी में जो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है उसे वही देखते थे। वो बाथरूम तक पहुंचता है और जैसे ही बाथरूम का रूम खोलता है वो देखता है कि एक आदमी कमोड पर सर झुकाकर वैसे ही बैठा हुआ जैसे मनोज बैठा हुआ था। एक सेकंड के लिए वो डर जाता है, लेकिन जैसे ही वो लाइट खोलता है तो देखता है वहाँ कोई नहीं बैठा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि शाम को कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिला। उसे लगा कि शायद उससे धोखा हो गया है, शायद वो नींद में है, और वो इस बात को इग्नोर कर देता है और अब बाथरूम करके वापस बेड पे आकर लेट जाता है। लेटने के बाद फिर भी उसके दिमाग में एक बात चल रही थी कि जो लड़का बैठा था वो मनोज की तरह लग रहा था मुझे थोड़ा थोड़ा। शायद उसने सोचा कि शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ या ज़्यादा मैंने पढ़ाई कर ली है इसलिए मुझे ऐसा हो रहा है, और वो इग्नोर करके अपना सो जाता है। जैसे ही वो सोता है उसे एक सपना आता है। सपने में मनोज एक कोने में बैठा हुआ रो रहा होता है और ये उसके पास खड़ा हुआ होता है। मनोज उसी पोजीशन में बैठा हुआ होता है जैसे वो अपने एग्ज़ाम के रिज़ल्ट वाले दिन बैठा था, मुंह को घुटने के अंदर दबाए हुए। और फिर शाम उसके कंधों पे हाथ रखता है और बोलता है, अरे पागल, तू इतनी जल्दी क्यों हार मान ली? तूने क्यों सुसाइड कर लिया? अरे हम लोग तेरे साथ थे, हम तो कहीं छोड़ के जाने वाले थे क्या? तू ऐसा क्यों किया? तूने ऐसा क्यों किया? देख तेरे माँ बाप हम सब कितने दुखी हैं तेरे बिना। ये सुन के मनोज अपना सर ऊपर उठाता है और मनोज का चेहरा देखकर श्याम के होश उड़ जाते हैं। मनोज की आंखें बिल्कुल सफ़ेद, उसकी आंखों की पुतलियाँ गायब हो रखी थी, और जो उसके आंसू थे वो खून के आंसू थे। उसके होंठ बिल्कुल काले पड़ गए थे और चेहरा बिल्कुल सूख गया था जैसे मांस ही ना हो। ये देखकर श्याम दूर भागता है और जैसे ही वो दूर भाग रहा होता है पीछे से मनोज चीख के बोलता है, तुम लोग मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मैं तुम्हें लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगा और तुम दोनों को अपने साथ लेके जाऊंगा। ये लाइन सुनकर श्याम बहुत ज़्यादा डर जाता है और इतने में ही रवि उसकी आंखें खोल देता है। श्याम, अरे उठ, अरे उठता क्यों नहीं है तू? अरे उठ। इतना सुनकर श्याम जैसे ही उठता है तो वो देखता है कि वो उसी जगह पे लेटा हुआ है जहाँ पर मनोज की डेड बॉडी रखी गई थी, पंखे से लटकने के बाद जब उसे उतारा गया था। ये देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है और उसकी बॉडी बिल्कुल पसीना पसीना होती है। ये बात वो रवि को बताता है और रवि बोलता है, अरे चल, होता रहता है ऐसा यार, बुरा सपने आते रहते हैं यार, भूल जा भाई, मेंस की तैयारी करनी है, 2 हफ्ते बाद मेंस का एग्ज़ाम है, जा मुँह धो के आ और फिर कोचिंग चल मेरे साथ। ये बात सुनकर श्याम उठता है और तुरंत अपना नहा धोकर तैयार रहता है कोचिंग के लिए और इस बात को भूल जाता है। रास्ते में जब वो कोचिंग जा रहे थे तो रवि बोलता है, यार बहुत पढ़ाई कर ली यार, हमें एक ब्रेक चाहिए। देख तुझे भी ऐसे सपने आ रहे हैं तो मुझे लगता है तुझे भी और मुझे भी एक ब्रेक चाहिए। चल आज एक मूवी देखने चलते हैं, मैं और मेरे दोस्त मूवी देखने जा रहे हैं और फिर हम नाइट आउट भी करेंगे, तू चलेगा क्या? तो श्याम बोलता है, यार मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं जा पाऊँगा, तो एक काम कर, तू चला जा, मैं आज घर पे आराम करूँगा और थोड़ा बहुत मुझे पढ़ना भी है यार, मेरा कोर्स पीछे चल रहा है। तो रवि बोलता है, आर यू श्योर? तो श्याम बोलता है, हाँ ठीक है, चल जाएगा। तो रवि बोलता है, चल ठीक है, तू अपना घर जा, आराम कर, खाना वाना खा और पढ़ाई कर, मैं जा रहा हूँ मूवी देखने। फिर दिन भर कोचिंग में निकल जाता है और शाम को सिर्फ श्याम अकेला घर आता है क्योंकि रवि तो अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए निकल जाता है। करीब 6 बजे कोचिंग में आने के बाद 6 से 8 वो अपना डेली का दिनचर्या करता है, जैसे अपने घर वालों से बातचीत, खाना पीना और फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई। लगभग 8 बजे जब वो अपना बैठ बैठ के पढ़ाई कर रहा था
सडनली लाइट भाग जाती है। पूरे रूम में गुप अंधेरा, रोशनी की एक किरण नहीं, डोर भी लॉक है। शाम इस सीन में बिल्कुल घबरा जाता है। उसे पता है कि उसे आज सुबह क्या सपना आया था और वो ये बात सोच के और ज़्यादा डर रहा होता है। शाम कुछ कह भी नहीं सकता, किसी से कुछ कह भी नहीं सकता। और आज नीचे वाले फ्लोर पे भी कोई नहीं था। जो स्टूडेंट नीचे रह रहे थे वो लोग भी अपने घर जा रखे थे। तो पूरे घर में शाम अकेला, और लाइट भी नहीं थी। पूरे बिल्डिंग में एक लाइट की एक रोशनी नहीं, सिर्फ आधे चांद की आधी रोशनी, वो भी 40 से शाम को दिखाई दे रही थी। ये बहुत ही डरावना मंजर था। मैं खुद को इमेजिन करूँ तो मेरे को भी डर लगता और शायद आपको भी डर लगता। उनके रूम में एक दीवार पर भगवान की मूर्ति टंग रही थी। सिर्फ एक ही भगवान की मूर्ति थी। और फिर एकदम से तेज़ हवा चलती है और जो उसका दरवाज़ा लॉक होता है वो झट से घुसता है और चांद की रोशनी भी अंदर घुसती है। और जो हवा इतनी तेज़ थी उसकी वजह से वो भगवान जी की मूर्ति भी टूटकर खंडित हो जाती है। ये मंज़र देख के शाम को एहसास हो जाता है कि आज तो कुछ अनहोनी होने वाली है, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना मेरा काम तमाम हो जाएगा। तो हिम्मत करके शाम उठता है और उठकर वो बाहर जाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो रूम से बाहर निकलता है बिल्कुल गुप अंधेरा, कोई नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई रोशनी नहीं, बिल्कुल गुप अंधेरा। वो हिम्मत करता है और वो आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो सोचता है कि एक बार रवि को कॉल कर लिया जाए जिससे वो आ जाएगा और शायद ये जो मैं सोच रहा हूँ ये सब ना हो और जो मेरा सपना था वो एक सपना ही रहे। तो जैसे ही वो अपना फ़ोन देखता है उसका फ़ोन डेड हो चुका होता है। वो ये सोच रहा था अभी तो उसकी बैटरी 45% थी, अभी तो मैं इससे पढ़ाई कर रहा था, एकदम से डेड कैसे हो गई। वो ये सोचकर घबरा जाता है, लेकिन वो हिम्मत करता है और सीढ़ी की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है तो उसे अंधेरे में एक आदमी नीचे खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो ये देखकर घबरा जाता है। आपको कैसा लगता अगर आप ऐसे टाइम पर ऐसे माहौल पर होते? वैसे ही शाम को लगा है। शाम डर गया, लेकिन शाम ने हिम्मत करी और उसे बोला कौन है, कौन है नीचे? नीचे से कोई जवाब नहीं आता। फिर शाम बोलता है तुम जो भी हो ना बताओ वरना अच्छा नहीं होगा, जल्दी बताओ कौन है नीचे। नीचे से कोई आवाज़ नहीं आती। पर ये बात सुनकर जो नीचे होता है वो ऊपर की तरफ आने लगता है। और वो आदमी जैसे जैसे नीचे से ऊपर आता है शाम की धड़कनें तेज़ होने लगती हैं। उसके डर के मारे हालत ख़राब होती है। और जैसे ही वो आखिरी सीढ़ी पर आता है चांद की रोशनी में उसे दिखाई देता है अरे यार ये तो रवि है। और जैसे ही उसे रवि दिखाई देता है उसकी सांस में सांस आ जाती है। और शाम रवि से बोलता है अरे यार तूने तो डरा दिया था, मुझे लगा कोई चोर आ गया यार, कहीं मनोज तो नहीं आ गया। तो ये बोलकर श्याम रवि से बात करने की कोशिश करता है पर रवि कोई भी बात का कोई जवाब नहीं देता और सीधा रूम की तरफ चला जाता है। और रूम में आकर सीधा मनोज के बेड पर जाकर लेट जाता है। और श्याम बोलता है अरे यार तू मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा और तू मनोज के बेड पे क्यों लेट गया, अरे अपने बेड पे आकर लेट। पर रवि किसी बात का कोई जवाब नहीं देता और दीवार की तरफ मुंह कर कर लेट जाता है। फिर शाम भी सोचता है कि यार यार भाड़ में जाए, जवाब दे नहीं रहा और आखिर चलिए आ गया, अब डर भी नहीं लग रहा, चल मैं भी सो जाता हूँ और वैसे भी लाइट नहीं आ रही। तो फिर शाम भी अपने बेड पर आकर लेट जाता है और उसकी आंख लग जाती है। अब रात के करीब 12 बजे शाम की आंख खुलती है। वो देखता है कि उसका फ़ोन जो था जो कि स्विच ऑफ था उसमें मैसेज आ रहे हैं, नोटिफिकेशन आ रही हैं। वो देखता है उसकी फ़ोन की बैटरी 40% है। अरे यार ये तो डेड हो गया था, इसकी बैटरी कैसे आ गई, लगता है कोई ग्लिच होगा। तो श्याम ये सोचता है और अपना फ़ोन थोड़ी देर चलाने लगता है। इतने में उसे टॉयलेट आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपने बेड से उठता है वो क्या देखता है कि रवि एक कोने में जैसे मनोज बैठा था वैसे सर घुटनों में कर कर बैठ गया है और बस बैठा हुआ है। ये देखकर श्याम थोड़ा घबरा जाता है। वो सोचता है कि यार ये क्या कर रहा है, ये क्या हरकतें कर रहा है, पिक्चर देख के आया है कि क्या देख के आया है। तो श्याम जाकर फिर बात करने की कोशिश करता है और बोलता है अरे तू ऐसे क्यों बैठा है। और उसे एक दो बार हिलाता है पर उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, रवि कुछ नहीं बोलता।
और शाम बोलता है चल भाड़ में जाए, मुझे टॉयलेट आ रही है, मैं टॉयलेट करके आता हूँ। और फिर वो बाथरूम चला जाता है और बाथरूम का डोर लॉक करके कमोड पे बैठ जाता है और मोबाइल स्क्रॉल करने लगता है। और इतने में ही घंटी बजती है फ़ोन की। देखता है कि रवि उसे कॉल कर रहा है। एक टाइम के लिए तो वो थोड़ा सोचने लगता है कि यार रवि रूम से क्यों कॉल कर रहा है मुझे, चल छोड़ मैं काट देता हूँ। फिर वो आवाज़ लगाता है, अरे रवि कॉल क्यों कर रहा है यार, जो बोलना है वहीं से बोल दे। लेकिन फिर उस रवि का कॉल आता है। इस बार वो रवि का कॉल उठा लेता है और रवि उसे बोलता है और क्या कर रहा है, खाना वाना खा लिया। तो श्याम बोलता है, अरे साले तू तो इतनी देर से तो बात नहीं कर रहा और अब कॉल करके मुझसे बात कर रहा। तो तो रवि बोलता है, अरे तूने भांग वांग पी ली है क्या, मैंने कब बात करी तुझसे, तो तेरी मेरी कब बात हुई। तो श्याम बोलता है, अरे अभी तू एक 4 घंटे पहले 8 बजे करीब आया तो था, और तब से तू ऐसे लेटा हुआ है, एक कोने में बैठा हुआ है और मनोज के बेड पे सो रहा है। रवि बोलता है, अरे तू पागल वागल है क्या, मैं तो यहाँ मूवी देख रहा हूँ और अभी भी दोस्तों के साथ हूँ। तो श्याम बोलता है इस बार थोड़ा डर के, अरे यार मजाक मत कर यार, तू तो इतनी देर से मनोज के बेड पे सो रहा है, तू मजाक मत कर यार, ऐसे मैं भी बाहर आ रहा हूँ फिर बताऊँगा तुझे। तो रवि बोलता है, अरे यार मजाक क्यों करूँगा, ले सार्थक की आवाज़ सुन। पीछे से सार्थक बोलता है, अरे यार श्याम बहुत अच्छी मूवी थी और रवि ने और हमने बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, तू भी आता यार, रवि हमारे साथ ही है, ऐसे कोई सवाल कर रहा है। सार्थक की आवाज़ सुनकर श्याम की पसीने छूट जाते हैं। अगर रवि वहाँ है तो यहाँ मेरे साथ कमरे में कौन है, मनोज तो नहीं, ये सोचते। और शाम यही सोचता हुआ रवि को पूरी बात बताता है कि यार 8 बजे तू आ गया था और तब से तू मनोज के बेड पे बैठा हुआ है और ना तो कुछ बोल रहा है ना कुछ हो रहा है, कौन है यार जब तू वहाँ है। ये बात सुनकर रवि घबरा जाता है और वो बोलता है, सुन एक काम कर, तू टॉयलेट में बैठा है ना, तो टॉयलेट में बैठा रहे और हम लोग आते हैं सारे दोस्त मिलके और देखते हैं माजरा क्या है। जैसे ही रवि ये वाली बात बोलता है, उधर से दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आती है और एक चीख आती है, आखिरी चीख शाम की, बचाओ बचाओ। और बस सन्नाटा। 1 घंटे बाद रवि और रवि के दोस्त लोग भागते हुए घर पर आते हैं और जैसे ही रूम खोलते हैं तो वहाँ का नज़ारा बहुत ही डरावना होता है। वो देखते हैं उसी पंखे पर शाम की लाश लटक रही थी और इस बार भी बेड की चादर ही यूज़ हुई थी। शाम की आंखें खुली हुई और जीभ बाहर निकली हुई थी। ये तो देखकर सारे दोस्त और रवि का मुंह का खुला और डर के मारे हाथ पैर फूल जाते हैं कि आखिर ये सब क्या हुआ। रवि के दोस्त बोलते हैं, भाई यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ से निकलते हैं। पर रवि एक सच्चा दोस्त होने के नाते बोलता है कि यार मैं जा नहीं सकता अभी, मुझे शाम की बॉडी उसके घर तक पहुँचानी है, उसके बाद ही देखते हैं क्या होता है। तो फिर शाम और उसके दोस्त एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और उसकी बॉडी बिल्कुल वहीं जगह उतार के रखते हैं जहाँ मनोज की रखी गई थी। इसके बाद एम्बुलेंस आती है और सेम तरीके से ही शाम को भी उसके घर तक छोड़कर आते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अब रवि अपने घर पर था, वो कोटा नहीं जा रहा था, ना ही उसकी हिम्मत थी। क्रियाक्रम करने के बाद वो अपने घर आया, खाना वाना खाने के बाद अपने कमरे में जाकर लेट गया। वो अकेला ही सोता था तो उसका एक अपना पर्सनल कमरा था, तो उसी में वो लेटा हुआ था। और लगभग जैसे ही वो सोता है 12 बजे के आसपास उसे एक सपना आता है। सपने में शाम आता है और शाम बोलता है कि भाई मैं फंस गया, मुझे मनोज ले गया अपने साथ। तुझे पता है मनोज हमारे साथ उसी कमरे में रह रहा था मरने के बाद भी, और वो चाहता है कि हम दोनों भी उसके साथ रहें। उसकी इस दुनिया में उसने खुद तो सुसाइड कर लिया, लेकिन वो हम दोनों को छोड़ नहीं पा रहा और अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रहा है। मैं तो फंस गया, पर मैं चाहता हूँ मेरे दोस्त तू बच जाए। मैं तेरी कोई हेल्प तो नहीं कर सकता, पर मैं तो ये चेतावनी देने आया हूँ। उसने उस दिन मुझे फांसी लगाई थी, अब तेरी बारी है और वो तेरे साथ तेरे कमरे में ही है। मैं तुझे बस सचेत करने आया हूँ और जल्दी कुछ कर, कहीं लेट ना हो जाए और वो तुझे भी ले जाए। चल मैं चलता हूँ मेरे दोस्त, भगवान करे फिर कभी ना मिलना हो हमारा। ये बात सुनकर रवि चौंक कर उठता है और जैसे ही वो उठता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो देखता है पंखे पर मनोज की लाश लटकी हुई है। वो घबरा कर भागता हुआ रूम से अपनी मम्मी के पास जाता है और मम्मी को पूरी बात बताता है। फिर उसकी मम्मी और वो वापस उस रूम में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ कुछ नहीं होता है। ये पूरी बात सुनकर उसकी मम्मी भी डर जाती हैं और वो अपने महाराज जी से बात करती हैं
और महाराज जी उन्हें बोलते हैं कि जल्दी सुबह आ जाओ वरना खतरा बहुत बड़ा है। और सुबह उठकर एक स्ट्रेंज बात होती है कि रवि नहा धोकर नए कपड़े पहनता है और फिर अपनी मम्मी के साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। वो लोग अपने घर से सुबह 10-11 बजे करीब निकलते हैं और रास्ता लगभग 100 किलोमीटर दूर का था। जैसे ही वो 40-50 किलोमीटर क्रॉस करते हैं तो रवि बोलता है अपनी मम्मी से कि यार मम्मी, मुझे उल्टी सी आ रही है, तो प्लीज़ गाड़ी रोक दोगे साइड में, मुझे उल्टी करनी थी। ये बात सुनकर मम्मी कैब वाले से बोलती हैं कि प्लीज़ भैया गाड़ी रोक दोगे साइड में, मेरे बेटे को उल्टी करनी है। तो गाड़ी उस साइड में रोकते हैं और रवि बाहर निकल जाता है उल्टी करने के लिए। इतने में ही रवि की मम्मी की फ़ोन की घंटी बजती है और वो देखती है महाराज जी उसे कॉल कर रहे हैं। और जैसे ही वो कॉल उठाते महाराज जी उधर से घबराते हुए बोलते हैं, रवि कहाँ है? रवि तुम्हारे पास ही है ना?" तो वो बोलती है, "रवि तो अभी बाहर गया हुआ है उल्टी करने।" तो महाराज जी उसके मेरे को डांटते हैं, "तुमने उसे दूर क्यों जाने दिया? उसके ऊपर बहुत खतरा है। इस टाइम ग्रह नक्षत्र ऐसे बन रहे हैं कि रवि की जान जा सकती है। तुम जल्दी से उसके पास जाओ वरना कुछ अनर्थ हो जाएगा।" और जैसे ही वो फ़ोन काटती है और रवि की तरफ जाने की कोशिश करती हैं, रवि एक क्रीपी सी स्माइल देकर भागता हुआ मेन रोड की तरफ जाता है और उधर से एक ट्रक जब आ रहा होता है ट्रक के सामने कूद जाता है और सुसाइड कर लेता है। ये मंज़र बहुत डरावना होता है। रवि की मम्मी सदमे में चली जाती है और इस तरह से मनोज अपने दोस्तों को अपने साथ ले जाता है अपनी दुनिया में। और कहा जाता है तब से अब तक कोटा वाले रूम में उन तीनों की आत्मा अभी भी वहीं रहती है और वहाँ कोई अगर लड़का आता है तो वो भी उसी पंखे से लटक कर मर जाता है। तो कहानी का सार यही है कि भाई जो दोस्त मनोज जैसे हों उनसे अच्छा दुश्मन ही सही, क्योंकि ऐसे दोस्त आपको कभी ना कभी किसी ना किसी परेशानी में ज़रूर डाल देंगे, जो छोटी छोटी बातों पर मतलब बड़े बड़े रिएक्शन कर देते हैं या बड़े बड़े एक्शन ले लेते हैं। ऐसे दोस्त आपको कभी ना कभी किसी ना किसी परेशानी में ज़रूर फंसाएंगे। तो प्लीज़ ऐसे दोस्तों से दूर रहें और अगर आपका सा कोई दोस्त है तो उसे समझाएं, उसे की काउंसलिंग कराएं, उससे समझाएं कि भाई सुसाइड कोई रीज़न नहीं है। मतलब सिर्फ सुसाइड नहीं, और भी तरीके से आपको फंसाया जा सकता है, जैसे कि वो लड़ाई कर ली, कुछ कर लिया, तो आप समझ सकते हैं। तो भाई ऐसे लोगों से दूर रहिए, अच्छे दोस्त बनाइए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। और ये जो कहानी हमें जो भेजी थी, ये कहानी हमें खुद रवि के मामा ने भेजी थी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और अगर आपका भी कोई ऐसा मनोज जैसा दोस्त है तो प्लीज़ उससे दूर रहिए।